आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज फिर सेल ऑफ देखने को मिला, जहां पर फर्स्ट हाफ की जो एक फ्लैट शुरुआत थी उसके बाद बिकवाली आई, थोड़ी सी रिकवरी सेकंड हाफ में आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। फिर हायर लेवल से बिकवाली के साथ मार्केट 350 पॉइंट के आसपास की बिकवाली मिड कैप में देखने को मिली। फ्रंट लाइन इंडेक्स में 16,500 के नीचे 16,480 जो क्रूशियल जोन है उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स में करीब करीब 500 अंकों के आसपास का सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में बिकवाली थी और एक कॉशियस स्टांस जो आप कह सकते हैं कि फेड की मीटिंग से पहले मार्केट ले रहा था, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर बाजारों में देखने को मिला। तो बिकवाली बैंक्स में थी, बिकवाली आज आईटी में थी। आईटी तो आज बुरी तरह से टूटे, खासतौर से मिड कैप आईटी। सोनाटा सॉफ्टवेयर के नंबर्स का इम्पैक्ट कह लीजिए, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, परसिस्टेंट, माइंड ट्री, लेटेंट व्यू, कोई भी नव कंपनी का नाम उठा लीजिए मिड कैप में, वहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो मेटल शेयरों में आज प्रेशर था। इसके अलावा आज न्यू लिस्टिंग जितनी थी, जोमेटो लगातार दूसरा दिन 14% नीचे बंद हुआ। पीबी फिनटेक, यहाँ पर भी लेटेंट व्यू या कार ट्रेड, ऐसी कोई भी कंपनी, सब में आज बिकवाली ज़्यादातर आते हुए दिखाई पड़े। तो एक मेजर चंक जो था कंपनीज का वहाँ पर सेल ऑफ आता हुआ दिख रहा था। नंबर्स अवेटेड थे तो एशियन पेंट के नंबर ठीक ठाक, बजाज ऑटो के नंबर थोड़े से अनुमान से नीचे, एक्सिस के नंबर से अनुमान से बेटर, लेकिन बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। ऑब्वियसली बात है, पहले से फ्रंट लोडेड था वो। टाटा स्टील नंबर से खुला तेज, फिर बिकवाली आई हायर लेवल से। तो ऐसे अलग अलग रिएक्शंस नंबर्स में स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन रियल्टी मेटल में ओवरऑल मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर आज ज़रूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं, पहले तो एक्सपायरी है, मेन एक्सपायरी आ रही है। दूसरा फेड का आउटकम है, बड़ा इवेंट है वो भी। तीसरा अर्निंग्स अभी भी हैवी हैं, एलएनटी के नंबर्स अवेटेड हैं, मारुति के नंबर, टाटा मोटर्स, बजाज डुओ के नंबर्स, जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार एटलीस्ट वेट एंड वॉच मोड में। और दूसरा 17,000 की रेंज के आसपास जाके बिकवाली आती है तो 16,500 पे कॉल राइटर्स भी एक्टिव हैं, पुट राइटर्स भी एक्टिव हैं। पुट राइटर्स के लिए नेक्स्ट जोन 16,350 है, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो 16,500 कैप, 16,350 नीचे, तो इन दोनों लेवल्स को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस लिहाज से अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज, अलग अलग चीज़ें जो कि मार्केट के अंदर आज पैर आउट होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आज आया है उसमें है नाइका बॉट एट 1550, शुड आई होल्ड और लॉन्ग टर्म और एग्जिट, एंड तानला। पहले मैं तानला की बात कर लेता हूँ। अनिल साहब, अनिल जी देखिए, 150 रुपये का शेयर 2000 गया, पहली चीज़, और उसने एक तरफा मौका भी दिया। आप जिस भी भाव पे एंटर करके गए होंगे आपके पास वो शेयर ऊपर के भाव उसने दिखाए होंगे। वन, आप कह रहे हैं आपको 50% लॉस है, तो आपने कहीं कहीं पर 1400 रुपये की रेंज में खरीदारी की होगी, तभी आपको 50% लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़, अब नंबर्स वीक है, 23% के आसपास के इसके एक ट्रेंड है मार्जिन का, जो टूट के इस बार 16% के आसपास आ गया है। बाजार में जो जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि कोई बड़ा क्लाइंट एडिशन जो इनका था लास्ट क्वार्टर में वो टूट के इस बार रूट मोबाइल के पास चला गया, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में एक बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन वैल्यूएशन पार्ट महंगा था। एक ही चीज़ अच्छी है कि कैश रिच कंपनी है। कैश रिच कंपनी 3i इन्फोटेक भी है और वो भी डेट फ्री है, लेकिन वो भी नहीं चलता है। तो सिचुएशन वाइज थोड़े सी सिनेरियो सही तो है नहीं, और ये क्वार्टर के नंबर सही में बहुत ख़राब थे, जिसकी वजह से बाजार ने इसको 20% का डेडली फॉल दिखा दिया। और ये कल भी शायद रहेगा, थोड़ा बहुत प्रिवेलिंग कल भी रहेगी बिकवाली, क्योंकि ये फॉल बड़ा था। तो एज ऑफ नाउ तो अभी आप 50% का वेट कर रहे हैं, तो अभी तो आप वेट ही करेंगे और क्या करेंगे, मेरे कहने में वेस्ट तो देंगे नहीं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज शाम को इसकी एनालिस्ट कॉल है, उसको देखिएगा क्या ब्रोकर्स बोलते हैं, इसके बाद क्या व्यू आता है एनालिस्ट का। वो दो तीन चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत वॉच करेगा। लेकिन अदरवाइज तानला के केस में नंबर्स ख़राब हैं, कमेंट्री कैसी आती है वो क्रूशियल है, और वैल्यूएशन बहुत महंगे थे, तो बाजार ने उसको पनिश किया है आज। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एंड कंसो रिजल्ट्स। अल्पेश साहब, हमेशा कंसो ही देखनी चाहिए पहली चीज़ तो, क्योंकि स्टैंड लोन बेसिस पे आप ऐसा समझिए ना, आप अकेले कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और कंसो आपके परिवार के पास कितना पैसा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो परिवार हुआ ना। तो परिवार के पास कितना पैसा है उस हिसाब से सोचिए। तो किसी भी कंपनी के स्टैंड लोन बेसिस पे नंबर्स अलग होते हैं, कंसो बेसिस पे नंबर्स अलग होते हैं। एलएनटी ऐसी कंपनी के कंसो बेसिस पे नंबर्स में एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, माइंड ट्री,
L&T होल्डिंग, इन तरह की कंपनियां भी उसमें शामिल हो जाती हैं। कोटक के केस में भी कोटक की जितनी नॉन लिस्टेड सब्सिडरीज हैं उनके बिजनेस उसके अंदर ऐड होकर दिखाई पड़ते हैं, तो इसलिए ज़्यादा रिलेवेंस कंसो नंबर्स की होती है। और कंसो बेसिस पे भी जो मतलब अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी बहुत ज़्यादा नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई स्टैंड लोन बेसिस पे नंबर्स का रिलेवेंस नहीं है तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों में कंसो बहुत होता है। जैसे कई कंपनियों की बहुत सारी लिस्टेड नॉन लिस्टेड सब्सिडरीज होती हैं तो उनका नंबर ज़्यादा रिलेवेंस होते हैं, तो इसलिए आप सेफर साइड के लिए मान के चलिए कंसो देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, नायका, हाँ नायका पे वापस आता हूँ। 1550 रुपये के दाम पर खरीदारी है। अनिरुद्ध साहब, एक ही चीज़ पहले भी इसमें मैंने बात की थी और आज भी मैं बोलूँगा कि ये कंपनी ने पहले क्वार्टर के नंबर्स में 1 करोड़ मुनाफा दिया था। उस समय पर मैं उसको डबल, उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल भी कर देता ना, तो भी 20 करोड़ 40 करोड़ के क्वार्टर के नंबर के आगे, 80 करोड़ के साल के नंबर के आगे भी ये वैल्यूएशन महंगे थे। तो अब तो ऑलरेडी 1 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 8 करोड़ का प्रॉफिट मान लीजिए तो भी वैल्यूएशन महंगा था। तो वो महंगे वैल्यूएशन ईज आउट हो रहे हैं। कम लोग ये बात जानते हैं कि इंडिया में पहली कॉस्मेटिक कंपनी टाटा ओन करता था टॉमको के थ्रू। वो टॉमको जब बिक के एचयूएल के पास गया तब उनके पास लैक्मे चला गया, जो टाटा का खुद का कॉस्मेटिक्स था एक टाइम पर। तो उस जमाने से ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एचयूएल के बिजनेस के अंदर में आ रही है। इसी तरह से जब वो बिजनेस ऑलरेडी है एचयूएल के पास और बाजार उसको वैल्यू नहीं देता क्योंकि वो उसके वन ऑफ द बिजनेस में आता है। स्टैंड लोन बेसिस पे वो जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी की बात हो रही थी, वो ऑलरेडी एचयूएल काफ़ी समय से इनकैश कर रहा था। वही इनकैशमेंट आपको नायका में दिख रहा था। जब उस तरह की वैल्यू वाली एचयूएल 52 वीक्स लो पे खड़ी थी जब नायका का आईपीओ आया था, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या वैल्यू होनी चाहिए थी और क्या वैल्यू मिल रही थी एचयूएल को, और क्या वैल्यू मिल रही थी नायका को, और क्या वैल्यू एक्चुअल में उसकी होनी चाहिए थी। तो इस लिहाज से थोड़ा कॉशियस स्टांस है। जब तक नंबर इंप्रूव नहीं होंगे तब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि तानला ऐसी कंपनी जो कि 19% मार्जिन में काम कर रही है, कैश रिच और प्रॉफिटेबल है, उसके बावजूद बाजार ने उसको इतनी बुरी तरह से बिकवाली की हुई है, उसमें हायर लेवल तोड़ रखा है। तो ये तो 1-2 करोड़ रुपए वाली कंपनियां मुनाफे में, तो इनका क्या हाल होना चाहिए। तो सिचुएशन थोड़ी सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक रियलिस्टिक पिक्चर को आप मान के चल सकते हैं। चाहे पीबी फिनटेक हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे नायका हो, चाहे ये पेटीएम हो, जब तक ये विद टाइम अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ नहीं करेंगे तब तक एटलीस्ट मार्केट ने ऐसी बीटिंग देता रहेगा। एक लेवल पे आके रुकेंगे, वहां पर इसका रिव्यू करना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट कॉशियस स्टांस ही मेंटेन रखिए। अच्छा जी, आदित्य जी का सवाल है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन सम ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स, कैन यू शेड लाइट ऑन सम ऑफ द मेजर स्टॉक विच आर गुड वैल्यूएशन फॉर लॉन्ग टर्म। सूद साहब, वैल्यूएशन समरी के हिसाब से आप देखेंगे तो कुछ कंपनियां अभी भी महंगी साइड पे, जैसे आईटी रीजनेबल वैल्यू पर आया हुआ है, ठीक ठाक कंपनियां हैं। सोनाटा इतना टूटता नहीं, इसकी वैल्यू सबसे सही थी, लेकिन वो इक्विटी डाइल्यूशन हो गया, यानी कि जो इसके शायद 10 करोड़ शेयर थे बाजार में, वो 13 करोड़ हो गए। 30% इक्विटी और बढ़ गई बाजार में, 3 पे 1 बोनस आने की वजह से। तो जो 27 रुपये की ईपीएस कमाती थी, 32 रुपये की ईपीएस जो ये कमाती थी, वो डाइल्यूट होकर अब हो गई 27 रुपये ईपीएस। तो 27 रुपये ईपीएस के हिसाब से 15 के दाम पर, मल्टीपल पर इसका दाम कहीं बैठता है 580-600 रुपये की रेंज में, तो शायद वहाँ तक का दाम दिखा भी दे। तो ये वैल्यू कैसे आई? ये वैल्यू इस तरह से आई कि बाजार ने एक ही प्रॉफिटेबिलिटी को, जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए तो एडजस्ट हो गया। अब रही बात, इसलिए आईटी का जिक्र इसलिए उठाया क्योंकि टीसीएस उसके अंदर शामिल है, वो एक अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं। एचयूएल अच्छी कंपनी है, आईटीसी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये वो कंपनियां हैं जिनको अगर आप इन्वेस्ट करते भी हैं, एशियन पेंट, पीडीलाइट, जो लीडर्स हैं अपने अपने स्पेस के, तो उनको आप हमेशा एसआईपी वे में जाइए, ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको प्राइस का कंसर्न ना रहे। एक तरफ से आप क्वालिटी से एश्योर्ड है, तो दूसरी तरफ प्राइस ही रहता है जो कंसर्न रहता है। तो अगर क्वालिटी एश्योर्ड है, वो पार्ट टिक्ड है, तो ऑलरेडी आप प्राइस को एसआईपी के थ्रू मैनेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर प्राइस आपको मिल जाएगा, एंड विद टाइम आपका प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगा। तो आप उस तरह से इसको देख सकते हैं। सो क्वालिटी विद प्राइस थ्रू एसआईपी, तो वो एक अच्छा मैकेनिज्म रह सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय के लिए। तो टीसीएस किसी ने 3200 में लिया, 3600 में लिया, 3800 में भी लिया, तो विद टाइम उसकी एसआईपी घटा के उसे 3000 ले आएगी, और वो 3000 से वापस 3200 आ गया। तो आप इस तरह से इसको रीड कर सकते हैं। ओके, अल्पेश साहब का सवाल है, विच पैरामीटर कंसीडर फॉर फंडामेंटल स्ट्रेंथ व्यू फॉर इन्वेस्टमेंट। सर ये बहुत लंबी सूची है, हर चीज़, क्योंकि विद टाइम कंपनियां इस तरह से इवॉल्व करके गई हैं कि समझ ही में नहीं आता किस चीज़ को पकड़ें और किस चीज़ को छोड़ें। कैश फ्लो भी उतना इंपॉर्टेंट है, डेट भी उतना इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो प्रमोटर और प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर प्लेज, फिर इनकी हिस्ट्री,
प्रमोटर की कितनी है और कंपनी की भी हिस्ट्री। आप इस तरह से समझेंगे हिस्ट्री का फ़ायदा कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो वो ज़्यादा बेटर है कि कंपनी इस तरह के चैलेंजेस से कैसे अपने आप को निकालेगी जब उन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री में चीज़ कर रखी है। तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसमें, ना केवल फिनेंशियल्स बल्कि कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में और किस प्रोफाइल पे वो कामकाज कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड क्या इमरजेंस है उनकी, ये सब चीज़ें देख कर ही आप एंट्री करिएगा। बस ये ध्यान रखिए कोई भी नई कंपनी में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो उसको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ करने दीजिए, उसके बाद एंटर करिए। भाव कहीं नहीं भाग रहा, पहले भी बाजार था और बाद में भी रहेगा, तो अब आराम से आप एंटर कर सकते हैं। EID पैरी मित्तल साहब शुगर साइकिल की कंपनी है, इसलिए थोड़ी सी ट्रबल है इसमें। वैसे तो ये कंपनी बहुत पुरानी है, इंडिया की हिस्ट्री की शायद सबसे पुरानी कंपनी यही है। 1700 कुछ की कंपनी है, सन 1720 में शायद ये बनी थी या 1702 में बनी थी। इतनी पुरानी ग्रुप कंपनी है और वो बाद में मुरुगप्पा ग्रुप के पास आ गई थी। तो कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रुप बहुत अच्छा है। आप पैरी शुगर के नाम से जो कॉफ़ी बाइट और टॉफ़ीज़ खाते थे वो इसी कंपनी की थी। पैरी वेयर जो आपके घर में सैनिटरी प्रोडक्ट्स लगे होंगे वो भी इसी कंपनी के हैं। तो कंपनी अच्छी है, बट साइकिल साइड पर आती है। साइकिल साइड मतलब शुगर साइकिल में आती है, और शुगर साइकिल के नंबर्स उगर शुगर के कल के नंबर से आप अपने आप ही आइडिया लगा लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि साइकिल के जब प्राइसेस तेज़ी में होते हैं, जो टाटा स्टील में हुआ, जो स्टील पूरे मेटल में हो रहा है, प्राइसेस तेज़ थे, तो प्राइसेस तेज़ होने की वजह से उनके वॉल्यूम के साथ साथ रियलाइजेशन अच्छे आए। रियलाइजेशन अच्छे उस क्वार्टर के लिए आ गए। अब प्राइसेस नीचे आएंगे, जब साइकिल घूमेगी नीचे की तरफ तो रियलाइजेशन भी नीचे आएंगे, धीरे धीरे रियलाइजेशन कमज़ोर होते जाएंगे। अब कंपनियों ने जो केपेक्स किया हुआ है या जो उस समय पर अच्छे रियलाइजेशन में नंबर दिए थे वो नंबर अब नहीं आएंगे। वो नंबर अब नहीं आएंगे तो बाजार वो वैल्यू भी क्यों देगा, वो धीरे धीरे नीचे लाएगा। तो इसीलिए थोड़ा कंसर्न ज़रूर है, लेकिन शुगर स्पेस की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है EID पैरी, तो उसलिए आपको घबराने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। अगर आप फंस भी गए तो आप समय दे देंगे तो वापस ये ऊपर आ ही जाएगा। इस ग्रुप की बाकी कंपनियां भी, कोरोमंडल, ट्यूब, CG पावर, ये सब ठीक कंपनियां हैं, ग्रुप भी बहुत अच्छा है। सो एज ऑफ नाउ उसकी कंसर्न आप नहीं मान के चल सकते हैं। बस साइकिल है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये प्राइस हो सकता है। ओके, टाटा स्टील स्प्लिट के बाद चलेगा? नहीं ये सर, ये तो मैं क्या बताऊं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज टाटा स्टील की मैनेजमेंट से मैंने बात की थी, खुद मैंने बात की है। उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर बोली हैं। पहला, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में कारोबार होता है, यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं एनुअल, छमाही और क्वार्टरली। तो कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अगले 1 साल के लिए या अगले 6 महीने के लिए, अगले 1 तिमाही के लिए। तो तिमाही वाले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने आएंगे। जब रिन्यू होने आएंगे तो उस प्राइस पे तो होंगे नहीं जिस प्राइस पे पिछली बार हुए थे, साइकिल ही के लिए, तो वो नीचे आएगा। 1, 2, यूके का बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे ही यूके में गवर्नमेंट चेंज होगी उसके बाद कुछ हद तक उस पर इम्पैक्ट भी आ सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो वो कॉशियस है। तीसरा, जो रियलाइजेशन उन्होंने लास्ट क्वार्टर में ले लिए Q1 में, वो शायद Q2 में ना मिले, ये उन्होंने खुद बोला है, या आप 12 बजे के शो में उन्होंने बोला है, आप सुन भी सकते हैं वहाँ पे। तो Q2 में वो रियलाइजेशन नहीं मिलेगा अगर, तो अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए कि उस तरह के नंबर नहीं रहेंगे। 3, केपेक्स उनका बराबर है, 12,500 करोड़ रुपये का केपेक्स है जो कि अगले कुछ सालों तक रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। थोड़ा रेंज प्राइस रेंज में फंसा रहेगा, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि स्प्लिट होती शेयर चल जाएगा। स्प्लिट की खबर से चलता है। बजाज फिनसर्व ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया कि वो आने वाला है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि कोई कंपनी अगर 30 रुपया कमाती है और उसमें एक शेयर 5 हिस्सों में बढ़ गया तो 5 रुपये मिलेगा पर शेयर होल्डर, और उसमें एक बोनस भी आएगा तो 2.5 रुपये मिलेगा, और ऊपर शेयर भी एडजस्ट हो जाएगा वैसा। तो कंपनी को उस तरह का दाम या उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी कि आगे चल के वो दाम वापस अचीव हो पाए जिस दाम से वो स्प्लिट और एडजस्ट हो रहा है। इसलिए इक्विटी डाइल्यूशन बहुत क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, और वो बोनस स्प्लिट में बहुत होता है। विद टाइम वो भूल जाता है कि टाइम तो ग्रो हो रही है कंपनी, लेकिन इतनी बड़ी इक्विटी एक बार में बाजार में आएगी तो थोड़ा इंपैक्ट उसका पड़ता है। तो उस लिहाज से आप नजर रखिएगा इस पर। ओके, राइट टाइम टू बाय टाटा एलेक्सी और वेट फॉर डिप? दास साहब, कंपनी अच्छी है, प्राइस भी थोड़ा ठीक हुआ है, बाकी IT कंपैरिजन में उतना टूटा नहीं है। तो 2 तरह के पक्ष हैं कि या तो ये मजबूत है टेक्निकली, या ये अभी टूटेगा फंडामेंटली। तो इस बार के नंबर देखने के बाद इस पर टिप्पणी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन सो फार ये कंपनी अच्छी है, कंपनी में ऐसा फ्लॉ नहीं है, बस ये चला बहुत है और उतना टूटा नहीं है जितना IT बाकी टूटा है। तो थोड़ा बस इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप डिप करना भी चाह रहे हैं बाय, तो किसी बड़े दिन जब इस स्टॉक में बड़ा नीजर रिएक्शन आए तब इसमें एंटर करना ज़्यादा लॉजिकल दिखेगा, क्योंकि तब आपके पास खोने के लिए एटलीस्ट कम लॉस होगा। अभी के हिसाब से तो वो लॉस बढ़ भी सकता है ना, तो बेटर यही कि थोड़ा सिचुएशन सिनेरियो देखिए, नीजर रिएक्शन जिस दिन आए उस दिन कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा इस पर। अच्छा,
तानला प्लेटफॉर्म पे हम बात कर चुके हैं। LNT पे सर नंबर्स आने दीजिए पटेल साहब। वैसे अभी खरीदारी बहुत अच्छे दाम पर है, 787, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके काम से ऊपर ही डबल ही काम कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि वो 1500 का शेयर 700 रुपये वापस आ जाएगा इतनी आसानी से। तो इसलिए एज ऑफ नाउ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बने रहना ज़्यादा लॉजिकल है। 10 साल के लिए कैपिटल गुड्स की इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। आप अगर खुद भी पलट के देखेंगे तो कैपिटल गुड्स में ऐसा कोई नाम नहीं है जो आपको ध्यान आए जो इस तरह का साइज़ रखता हो। सीमेंस अच्छी कंपनी है, ABB अच्छी कंपनी है, GE T&D अच्छी कंपनी है, लेकिन इस तरह का स्टेचर किसी कंपनी के पास नहीं है जो 3 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक ऑन करे। इवन BHEL के पास भी नहीं है इतना बड़ा ऑर्डर। तो इस लिहाज से आप कैपिटल गुड्स के मेजर पे तो हमेशा रहेंगे ही। और इसमें एक बढ़िया चीज़ ये भी कि आपको IT के गेंस भी मिलेंगे, आपको डिविडेंड फॉर्म में, और आपको हाउसिंग फाइनेंस भी मिलेगा, NBFC मिलेगी, LNT फाइनेंस होल्डिंग के फॉर्म में, और आगे चले कुछ और सब्सिडरीज भी निकल सकती हैं। तो बने रहना ज़्यादा लॉजिकल है। कंपनी बढ़िया है, पुरानी हिस्ट्री अच्छी है, आप एटलीस्ट देख सकते हैं इसको। अच्छा, माइंड ट्री 25 शेयर विनोद साहब 3600 रुपये के दाम पर। कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है इसका भी, तो उसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा, वो मर्जर वाली खबर आने वाली है। तो उसके लिहाज से आप अभी तो एटलीस्ट कॉशियस स्टांस ही रखिए, क्योंकि बेचने लायक नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कंपनी ख़राब है, लेकिन वो जो है कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है उसके लिहाज से पहले आपको उसको देखना होगा कैसे वो मर्जर होता है, पूरा इंटीग्रेशन कैसे होता है। बहुत सारी कंपनियों में बड़े मर्जर हैं, HDFC बैंक, टाटा स्टील में स्टॉक स्प्लिट इसके अंदर। तो ऐसे एडजस्टमेंट जब होते हैं तो थोड़ा स्टांस कॉशियस रखना चाहिए, कुछ दिन के लिए भूल जाना चाहिए शेयर को, वो हो जाए उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन सिनेरियो बनती है। जब मर्ज हो जाएगी तब देश की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी बनेगी, तो अपने आप ही एक जाइंट क्रिएट हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर उसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर पिक्चर क्लियर होगी। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों से जिन्होंने हमसे बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे कल मुलाकात होगी। Sumit Research @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।